नमस्कार साथियों, मैं मनीष शर्मा द इकेटीएस एकेडमी की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम जो इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हीट एंड एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसके आगे का थोड़ा सा जो बच गया था उसके बारे में देखेंगे। तो हम उस दिन बात कर रहे थे हीट एंड एनर्जी के बारे में। लास्ट में जाते जाते मैंने आपको बताया, आपसे पूछ के गया था कि अगर कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी अणु हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर हम किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उस तत्व पे या उस पदार्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि उस तत्व के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व पे क्या होगा। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, कोई भी द्रव, ठोस, कोई भी वस्तु ले लीजिए, अगर आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ताप बढ़ाएं, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम जितने भी होते हैं इनमें से केवल इन फैक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि यदि किसी द्रव को गर्म किया गया, मैं यहाँ पर जल की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि है एक द्रव ही, लेकिन जल को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अगर किसी द्रव को गर्म किया जाए तो उसके आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर किसी भी द्रव को, कोई भी चीज़ हो, अगर किसी तत्व का तापमान बढ़ाया जाए, मतलब गर्म किया जाए, तापमान बढ़ाने का मतलब गर्म करना, ठीक है, तापमान बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि या कमी। उसके आयतन में हमेशा वृद्धि होगी। अब आप कहोगे आयतन क्या होता है, तो हालांकि आप 9th क्लास में पढ़ते आए हो कि क्षेत्रफल, आयतन वगैरह के बारे में हम पढ़ते आए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि क्षेत्रफल ये होता है, आयतन ये होता है। आयतन से आप ये समझ लो कि आयतन का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु, कोई चीज़ कितना स्थान घेरती है। इन केस ऑफ, जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं तो उस रूम में कितनी, मतलब अगर जैसे मान लो कोई टैंक है, उस टैंक के अंदर मैं कहता हूँ कि 10 लीटर पानी की क्षमता है, फिलहाल आपने उसको आधा भर रखा है, तो उसका आयतन कितना हो गया, 5 लीटर, ठीक है। अगर फुल भर दिया जाए तो 10 लीटर। तो मतलब कोई वस्तु कितना स्थान है, उस मतलब किसी चीज़ की क्षमता, कैपेसिटी कितनी है, कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, वो उसका कहलाता है आयतन। तो अगर हम किसी वस्तु का ताप बढ़ाएं तो उसके आयतन में भी वृद्धि होगी। उदाहरण के तौर पे, जैसे आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हो, इससे आपको एक लंबे टाइम तक याद रह जाएगा कि जैसे मान लो अगर हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये कोई बर्तन है, आप इसमें चाय बना रहे हो, ठीक है, आपने इसमें दूध डाल रखा है यहाँ तक का, ठीक है। अब आप चाय बना रहे हो तो इसको गर्म करते हो, ठीक है। अब गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इसका तापमान बढ़ा रहे हैं, ना कि घटा रहे हैं। जाहिर सी बात है जब इसको हम ऊष्मा देंगे तो इसका तापमान बढ़ेगा। अब आप एक बात बताओ, जैसे इस चाय को आप गर्म करने शुरू करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो दूध वगैरह है, जो भी आप चाय बनाने की, धीरे धीरे उबलना शुरू होगी। और ये जब उबलेगी तो हम कहते हैं कि पहले इसका भाई यहाँ तक, हम कह सकते हैं कि इसको इस पॉइंट पे हमने चिन्हित कर रखा था, इसका आयतन यहाँ तक था, लेकिन जैसे उबलेगी तो ये ऊपर आएगी, तो अब इसका आयतन बढ़ रहा है या घट रहा है। जाहिर सी बात है पहले ये इतना स्थान घेर रही थी, अब इतना स्थान घेर रही है। अगर आप फिर भी उबाले जा रहे हो तो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसको गर्म कर रहे हैं तो इसके आयतन में वृद्धि हो रही है। तो इस उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो कि अगर किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है, कोई भी द्रव वस्तु हो। लेकिन जो जल होता है, इसीलिए आज हमने टॉपिक लिया है जल का असंगत प्रसार। लेकिन जो जल होता है उसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इस पर बेस्ड कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि सर्दियों के दिनों में तालाब वगैरह जमने पर भी उसके अंदर मछलियां और पौधे जीवित कैसे रहते हैं। बहुत बार अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। सर्दियों के दिनों में अक्सर पाइप फट जाते हैं। हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप सब जानते होंगे, खेतीबाड़ी का काम रहता है, तो सर्दियों के दिनों में अक्सर जो पाइपों के द्वारा पानी दिया जाता है तो कभी कभार वो सर्दियों में ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो वो पाइप फट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये दैनिक विज्ञान ही है, इसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सर्दियों के दिनों में वो पाइप फट जाते हैं, ये क्यों। तो ये जो चीज़ जुड़ी हुई है ये इसी से जुड़ी हुई है, जल का असंगत प्रसार। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं आपसे बता रहा था किसी भी वस्तु के तापमान को बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन जो जल होता है, जल में सिस्टम ये होता है कि जल का अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका जैसे मान लो आपने जल का तापमान 0 से 4 डिग्री तक बढ़ाया, तब तो उसके आयतन में होती है कमी, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि। कि भाई जल का अगर हम कहते हैं कि तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होता है, घटता है, और उसके बाद उसका तापमान बढ़ता है। अब ऐसा क्यों होता है वो एक बार आप समझो कि भाई हम जानते हैं कि जो जल होता है, ठीक है, आप सभी जानते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल बर्फ बन जाता है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर
जल भाप बन जाता है, मतलब उबलना शुरू कर देता है। तो आपने देखा होगा कि एक बात बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका मतलब वो किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, बर्फ है। और जैसे ही आप उसको गर्म करोगे, जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये कोई बीकर या कोई बर्तन है, ठीक है, अब इसमें यहाँ तक आपने बर्फ भर रखी है, ठीक है, अब जैसे ही आप इसको बॉईल करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे इसका लेवल कम होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको और गर्म करोगे तो उबलने लगेगा, फिर और लेवल बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो जल का आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल का आयतन बढ़ता है। अगर आप इसको चाहो तो घर पे भी एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हो कि आप एक गिलास लेना, ठीक है, उस गिलास में आप यहाँ तक का पानी भर के देखना, ठीक है, और उसको चिन्हित कर देना किसी भी चीज़ से, ठीक है, और उसके बाद आप उसको मतलब कि हम कह सकते हैं कि फ्रीजर में रखना। तो आप अगर मॉर्निंग तक उठकर देखोगे तो आपको बर्फ़ इसके ऊपर तक जमी हुई मिलेगी, मतलब ये जो आपने चिन्ह लगाया है इससे ऊपर तक पहुंच जाएगी। मतलब क्या हुआ कहने का, इट मीन्स जब इसका टेम्परेचर घटाया गया तो इसका आयतन बढ़ गया। मैंने बोला कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो जल का आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका आयतन बढ़ता है। तो आप इसको एक ग्राफ के द्वारा समझो, इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये हम जैसे कह सकते हैं किसी जल के आयतन का और ताप का हमने एक ग्राफ बनाया कि यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और ये इसका आयतन है। तो आपने देखा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हमने ताप बढ़ाया तब तो इसका आयतन क्या हो रहा है, ये घट रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका आयतन कितना हो गया, मिनिमम, सबसे कम। और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हमने टेम्परेचर बढ़ाया कि हमने 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, उसके बाद इसके आयतन में धीरे धीरे क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटा और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका आयतन बढ़ गया। अगर हम कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस के अगर हम कम कर रहे हैं, 4 से हम 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो उसके बाद इसके आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वापिस चल रहे हैं तो 4, अब यहां से 2 क्वेश्चन पुटअप होंगे कि जल का यहां पर अगर हम देखें तो घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है, कि जल का सबसे कम घनत्व किस तापमान पर होता है, जल का घनत्व नहीं सॉरी आयतन, कि जल का सबसे कम आयतन किस टेम्परेचर पर होता है। तो सबसे कम आयतन कितने पे होगा, 0 पे होगा क्या, नहीं, क्योंकि 0 पे इसका आयतन धीरे धीरे हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक है, माइनस में ले जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। कि जल का सबसे कम आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी से जुड़ी हुई एक चीज और है, जब आयतन की बात करो तो आपको घनत्व के बारे में पता होना चाहिए, डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि घनत्व क्या होता है। तो ये है घनत्व। देखो घनत्व का वैसे आप फॉर्मूला पढ़ते आए होगे कि घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब भाई घनत्व क्या चीज होती है, द्रव्यमान बटा आयतन से आप नहीं समझ रहे होंगे तो इसको एक सीधा देखो, ये चीज इसके समानुपाती है और ये चीज इसके व्युत्क्रमानुपाती। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो और एक तरीका है समझने का, अगर इस चीज को बढ़ाया जाए तो ये चीज भी बढ़ेगी, इसको घटाया जाए तो ये चीज भी घटेगी, लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो ये चीज घटेगी, इसको घटाएंगे तो ये चीज बढ़ेगी। और भी अगर आपको आसान तरीके से समझना है तो घनत्व को मैं एक और छोटे से वर्ड के रूप में बता सकता हूं कि घनत्व का मतलब होता है भारीपन, कि कोई चीज कितनी हैवी है, कितनी भारी है। ये बिल्कुल आसान लैंग्वेज से समझो आप, क्योंकि आपसे एग्जाम में कभी घनत्व की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि घनत्व की डेफिनेशन क्या है, आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। तो घनत्व का मतलब कोई वस्तु कितनी भारी है। तो अब इस चीज को हमें समझना है कि अगर हम जल का तापमान बढ़ाते हैं तो जल भारी होगा या हल्का होगा। तो यहां पे आप एक बात समझ जाना कि आयतन जो है घनत्व का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा है। जहां आयतन बढ़ रहा है वहां पर घनत्व घटेगा और जहां आयतन घट रहा है वहां पर घनत्व बढ़ेगा। तो अभी अभी आपने समझा कि अगर हम जल का तापमान बढ़ाते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। जब आयतन घट रहा है इसका मतलब इसका घनत्व यहाँ पे बढ़ जाएगा और उसके बाद इसका आयतन बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको इस ग्राफ के रूप में समझ सकते हैं कि भाई अगर हम जैसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे तापमान को बढ़ा रहे हैं, ये घनत्व का ग्राफ है तापमान के साथ, कि जैसे जैसे हमने तापमान को बढ़ाया तो वैसे वैसे इसके घनत्व में क्या हुई, वृद्धि। और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व कितना हो गया, मैक्सिमम। क्या हुआ सबसे ज्यादा, घनत्व।
और यहाँ पे आओ, मैंने आपको क्या बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का ताप जो अगर आयतन की बात करें वो सबसे कम होता है। आयतन घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम है तो जाहिर सी बात है इस फॉर्मूले के द्वारा आप समझ सकते हो कि वहां पर 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक होगा। इस डायग्राम से समझ लेना। और उसके बाद जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 5, 6, 7 तो उसके बाद धीरे धीरे घनत्व घटता आ जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सीधे सीधे 2 क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर आप जब प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस तापमान पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिक होता है। इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि सर्दियों के दिनों में तालाब के जमने पर मछलियां और पौधे जीवित क्यों रहते हैं। उसका कारण यही रहता है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, उसके बाद घटता है। कैसे जिंदा रहते हैं आपको एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझना इस चीज़ को। अगर इस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए साफ कर दें कि देखो भाई कि सर्दियों के दिनों में तालाब वगैरह सब कुछ जम जाते हैं लेकिन फिर भी पौधे और उसमें मछलियाँ जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा तालाब जम जाता है लेकिन नीचे का पानी नहीं जमता। नीचे का पानी नहीं जमता है, इसी कारण मछलियाँ और पौधे नीचे आ जाते हैं और नीचे ही होते हैं। खैर पौधे तो जब प्लांट्स नीचे लगते हैं, मछलियाँ नीचे आ जाती है इसलिए वो जीवित रहती हैं। लेकिन कारण ये है कि नीचे का पानी क्यों नहीं जमता है, रीज़न। तो वो एक बार आप समझना कि जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये कोई तालाब है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को कि ये कोई तालाब है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस तालाब में सर्दियाँ पड़ी और टेम्परेचर कम होने लग गया, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये कहते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस जब यहाँ का टेम्परेचर हुआ तो भाई यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हो जब किसी चीज़ का तापमान गिरता है तो पहले ऊपर वाली सतह जमती है, उसके बाद नीचे वाली सतह पे फर्क पड़ेगा। पहले 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का होगा, फिर नीचे वाली का होगा, ठीक है। कि यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और नीचे का मान लो थोड़ा सा कम था। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ का तापमान अगर जैसे पूरे का यहाँ पे 10, ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर हुआ यहाँ पे। अब धीरे अगर यहाँ पे मान लो पहले 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर था, अब तापमान गिरने लगा तो नीचे का सतह का ज़्यादा होगा, धीरे धीरे ही तो होगा यहाँ पे। अब आप देखो कि पहले 10 डिग्री टेम्परेचर हुआ, अब नीचे का तापमान कितना है? 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप एक बात देखना कि भाई जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा 12 डिग्री सेल्सियस, जैसे अगर मान लो ये तापमान और घटा, भाई यहाँ पे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तापमान धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, 10 से 9 हुआ। तो सबसे पहले ऊपर की सतह का 9 हो जाएगा, अब नीचे के यहाँ का 9 हो जाएगा। अब नीचे की सतह का 9 होने में टाइम लगेगा, तो पहले ऊपर की सतह का 9 हुआ। तो अब आप एक बात देखो, जब तापमान घटाया गया, ठीक है, जब तापमान घट रहा है तो आप इधर देखिए तो इसके घनत्व में क्या हो रही है? यहाँ पे वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम तापमान यहाँ पे घट रहा है तो घनत्व भी इसका आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बढ़ रहा है। तापमान कम हो रहा है तो घनत्व भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और घनत्व का मतलब क्या होता है? भारीपन। मैंने अभी अभी आपको बताया था घनत्व का मतलब क्या होता है? भारीपन। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे इसका तापमान घटा, ठीक है, तो तापमान घटा तो यहाँ पे घनत्व क्या होगा? अधिकतम, ठीक है, और यहाँ पे घनत्व क्या होगा? कम। अब घनत्व यहाँ पे अधिक है तो घनत्व का मतलब भारीपन। तो हमें कह सकते हैं कि ये वाली सतह तो क्या है? भारी, और ये वाली सतह क्या है? हल्की। तो आपको पता है हल्की सतह ऊपर चली जाएगी और भारी सतह नीचे आ जाएगी। तो 10 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो तो ऊपर आ जाएगा और 9 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस का पानी ऊपर आ गया, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फिर दोबारा से 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब और तापमान घट रहा है, मान लो 9 से अब ये तापमान कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस हुआ, नीचे कितना है? 9 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात बताओ, इनमें से भारी सतह कौन सी हुई? भारी सतह ऊपर वाली, नीचे वाली सतह क्या है? हल्की। तो वही बात है, भारी सतह फिर नीचे आ जाएगी, नीचे का तापमान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री सेल्सियस। ऊपर का तापमान 9 होगा लेकिन फिर ठंड के कारण ये कितना हो जाएगा? फिर दोबारा 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब तापमान और कम हुआ, मान लो मैं कहता हूँ तापमान दोबारा यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब नीचे कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। ऊपर की सतह भारी है तो ये नीचे आ जाएगी 5 डिग्री सेल्सियस, और 60 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाके कितनी बन जाती है? 5 बन गई। अब तापमान और कम हुआ, अब मान लो तापमान कितना हो गया?
4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो घनत्व जैसे आपको पता है तापमान कम हो रहा है तो 4 पे जाके घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम। ये सबसे भारी सतह हो जाएगी तो ये नीचे आ जाएगी, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस का पानी ऊपर जाके 4 में बदल जाएगा। अब तापमान और कम हो रहा है, तो अब कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझे ये एक छोटा सी बात बताओ कि ऊपर की सतह का तापमान कितना है, 3 डिग्री, और नीचे की सतह का तापमान कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब इनमें से कौन सी सतह भारी हुई, ऊपर वाली या नीचे वाली? तो इनमें से इस टाइम ऊपर वाली सतह भारी होगी, नीचे वाली? इस टाइम नीचे वाली सतह भारी होगी, क्योंकि आपको पता है 4 डिग्री पे घनत्व अधिकतम होता है, और उसके बाद और टेम्परेचर कम करें तो उसके बाद घनत्व कम होता है, मतलब भारीपन कम हो जाता है। जब भारीपन कम हो जाता है तो इसका मतलब ये सतह हल्की और ये सतह कैसी हो गई, भारी हो गई। अब एक बात बताओ, जब ये सतह भारी है तो ये ऊपर जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि ये हल्की सतह। अब तापमान और कम हुआ तो नीचे का पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तापमान और कम हुआ 2 डिग्री सेल्सियस, अभी भी ये हल्की है तो नीचे नहीं जा सकती। अब 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, अभी भी हल्की, नीचे नहीं जा सकती। अब कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। इसलिए ऊपर की सतह है जो इसकी वो सारी जम जाएगी, और जबकि नीचे का सतह का जो तापमान है वो कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी की अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा, बर्फ नहीं बनेगा। इसीलिए मछलियाँ और पेड़ पौधे बर्फ मतलब कि तालाब के जम जाने के बावजूद भी उसमें जीवित रहते हैं। ठीक है, इसको आप इस बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझ सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल कि सर्दियों के दिनों में अक्सर पाइप फट जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में पाइप फट जाते हैं कि पाइप के अंदर पानी रहता है, और आपको पता है कि जैसे जैसे हम तापमान घटाएंगे कि भाई तापमान घटेगा सर्दियों में, ठीक है, तो जो बर्फ़ बनेगा, तो आपको मैंने अभी भी बताया था कि जब बर्फ़ बनेंगे मतलब कि तापमान घटेगा, तो आपको मैंने बताया था कि आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी, और आयतन वृद्धि होगी। अब मैंने आपको बताया था कि एक गिलास में पानी रखा जाए, उसका निशान यहाँ तक लगा दो, यहाँ तक पानी भर दो, फ्रीज में रख दो, सुबह तक उठ के देखोगे तो बर्फ़ बनी होगी, तो उसका यहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसके आयतन में वृद्धि हो गई। जब पानी जमेगा, बर्फ़ बनेगा, तो वो फैलेगा, और फैलने के लिए उसको स्पेस चाहिए, इसीलिए वो पाइप फट जाते हैं सर्दियों के दिनों में अक्सर। तो कारण क्या हुआ, सर्दियों के दिनों में अक्सर, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि सर्दियों के दिनों में पाइप अक्सर फट जाते हैं। कारण ये होता है कि जब जल बर्फ बनता है तो आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि। ऑप्शन में आपको आएंगे आयतन में कमी हो जाती है, क्वथनांक बढ़ जाता है, गलनांक घट जाता है, जो भी है, तो आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जब जल आयतन बर्फ में बनेगा तो उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। और 0 से जब मैंने आपको बताया 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का तापमान जल का आयतन घटता है और उसके बाद बढ़ता है। इसे ही जल का असंगत प्रसार करते हैं। ठीक है, तो जल क्या है, थोड़ा सा अलग व्यवहार करता है। बाकी सभी जो अपनी वस्तुएं हैं वो अगर हम कहते हैं कि तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनके आयतन में भी क्या होगी, वृद्धि। लेकिन जल के में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन में उसके कहते हैं कमी होती है, और उसके बाद उसके आयतन में वृद्धि होती है। इसे ही हम जल का असंगत प्रसार कहते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको याद रखने होंगे। आगे देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक कि भाई हम तो ये कह देते हैं कि ऊष्मा जो होती है, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, फैलती है एक से दूसरे रूप में, लेकिन ऊष्मा का ट्रांसमिशन भी होता है, मतलब संचरण। संचरण क्या होता है वो समझना है एक बार, कि जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये कोई लोहे का पाइप है, ठीक है, इस लोहे के पाइप को यहाँ पर लाइटर से गर्म किया गया, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से आपने पकड़ रखा है तो इसका दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि हमने एक सिरे को गर्म किया, दूसरा सिरा गर्म हो गया, जबकि यहीं पे अगर कोई लकड़ी की चीज़ होती तो उसको गर्म करता तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। कारण क्या है कि इसमें ऊष्मा का संचरण हो गया, एक सिरे को गर्म किया, दूसरा अपने आप गर्म हो गया। तो मतलब वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, कि भाई पानी को एक बात बताओ, गर्म किया, ठीक है, नीचे से उसको ऊष्मा दी। अब मान लो आपने ये बीकर है, ठीक है, इसमें आपने यहाँ तक पानी भर रखा है, ऊष्मा आप नीचे दे रहे हो लेकिन ऊपर का भी पानी गर्म हो गया। ऐसा क्यों? ऊष्मा का संचरण हो गया प्रत्येक अणु में। ठीक है, तो ऊष्मा का जो संचरण होता है ये कितनी प्रकार की विधियों से होता है, कैसे होता है, वो हम समझेंगे एक बार। जैसे अक्सर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायुमंडल गर्म हो जाता है, किस कारण होता है? ऊष्मा के संचरण की कौन सी विधि कारण होता है? चालन, संवहन, विकिरण, और कोई ऑप्शन दे दिया तो किस विधि के द्वारा ऊष्मा का मतलब वायुमंडल गर्म हो जाता है? ठीक है, तो वो समझेंगे। तो ऊष्मा का पदार्थों में संचरण होता है,
कोई भी तत्व हो तो ऊष्मा का संचरण होता है, इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ऊष्मा का पदार्थों में संचरण कितने प्रकार की विधियों से होता है? तो 3 प्रकार की इसकी विधि होती है। पहली जो इसकी विधि होती है वो होती है चालन विधि, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। दूसरी जो विधि होती है वो होती है संवहन विधि, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। और तीसरी जो होती है हमारी विकिरण विधि। इन 3 विधियों के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। एसएससी आई थिंक सीपीओ के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें एक और कोई ऑप्शन दे रखा था, चालन, संवहन और विकिरण, ये ऊष्मा संचरण की तीनों विधि है। और एक और विधि रखी, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी बन सकता है, आपको पता भी होना चाहिए कि ये तीनों तो ऊष्मा के संचरण की विधि है, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या होता है और कैसे कैसे हो कि ठोस वस्तु जितनी भी होती हैं उन ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, और विकिरण विधि से किसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालन विधि की, कि ऊष्मा का संचरण चालन विधि से कैसे होता है। कि अभी अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि जैसे मान लो लोहे के एक सिरे को गर्म किया गया तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली गर्म हो गया। तो ये कौन सी विधि है? चालन विधि। कैसे होता है वो समझिए एक बार। कि मान लो मैं कहता हूं कि ये कोई लोहे की रोड है, ठीक है, इसके अंदर अणु है, ये इसके अणु हो गए, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे इसको हीट दी, इसको गर्म किया, ठीक है, तो होगा क्या, इस यहाँ पे जब इसको गर्म किया तो इस अणु को ऊर्जा मिल गई, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा मिल गई। अब वो ये ऊर्जा किसको दे देगा? इस अणु को ट्रांसफर कर देगा। इसको ऊर्जा मिली, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, ये अपनी ऊर्जा इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इसको भेज देगा, ये इसको भेज देगा। इसको ऊर्जा मिली, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा। इट मीन्स अणुओं ने अपनी ऊर्जा एक दूसरे अणुओं को दी है, लेकिन क्या अणु ने अपना स्थान बदला? नहीं। तो ये विधि होती है चालन विधि। कहने का मतलब ये है कि वह विधि जिसमें अणु का स्थान परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें अणु अपना स्थान परिवर्तित किए बिना अपनी ऊर्जा दूसरे अणु को दे देता है, वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता, उस विधि को अपन क्या कहते हैं? चालन विधि। तो एक सिरे को हमने गर्म किया तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली गर्म हो गया, तो इन अणुओं का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। तो ये कौन सी विधि होती है? चालन विधि। तो लोहे के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, लेकिन लकड़ी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ऊष्मा की चालक नहीं है, कुचालक है, ठीक है। चालक और कुचालक धातुओं के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये कौन सी होती है? चालन विधि। और भी आप इसको आसान तरीके से याद करना चाहो तो एक आसान तरीका ये भी है कि ठोस वस्तु जितनी भी होती हैं, सॉलिड स्टेट में जितनी भी चीज़ें होती है, उनमें ऊष्मा का संचरण, पोजीशन है यहाँ पे, कंडीशन है, वो चालक होनी चाहिए, ठीक है ना। ठोस वस्तु जितनी भी होती है उनमें ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा। ठोस वस्तु आपको कोई भी देके पूछ सकता है कि इसमें ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होगा? चालन विधि के द्वारा। अब बात आती है कन्वेक्शन, मतलब संवहन विधि की। तो ठोस वस्तुओं में तो ऊष्मा का संचरण हो जाएगा चालन विधि से। अगर द्रव या गैस है, द्रव या गैस है, जैसे मान लो हम यहाँ पे इस रूम में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम पानी के अंदर थोड़ी ना खड़े हैं, जाहिर सी बात है, एक एटमॉस्फेयर में खड़े हैं, ठीक है, एक वायुमंडल में खड़े हैं। तो यहाँ पे क्या मौजूद है? बहुत सारी गैसें मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सर्दियों में जो हवा चलती है वो भी बहुत ठंडी होती है, लेकिन गर्मियों में जब लू चलती है वो बहुत गर्म होती है। तो वायुमंडल के अनुसार वो हवा भी गर्म और ठंडी हो जाती है। तो वो ऊष्मा का क्या हो रहा है? संचरण हो रहा है। तो वायुमंडल का गर्म होना, ठंडा होना, तो वायुमंडल में क्या होती है? गैस होती है, ठीक है। तो अब उस ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस विधि से होता है? संवहन विधि से। पानी को जब गर्म करते हैं, रोड डाल के गर्म कर लो या फिर नीचे आप हीटर पे ऊपर रख के गर्म कर लो, तो उसमें भी ऊष्मा का संचरण होगा। कोई मुझे बता सकता है कि रोड डाल के पानी गर्म करने में, ठीक है, और एक आप हीटर पे रख के पानी गर्म करते हो, उसमें क्या डिफरेंस होता है? जाहिर सी बात है पानी दोनों कंडीशन में गर्म होगा, पानी दोनों ही कंडीशन में गर्म होगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका रिप्लाई देना, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाए तो उसमें भी ऊष्मा का संचरण होगा, लेकिन वो संवहन विधि के द्वारा होगा। अब वो समझिए संवहन विधि क्या होती है। तो एक उदाहरण से समझते हैं हम कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मोमबत्ती या आग जल रही है, ठीक है, और इसके ऊपर हम अपने हाथ सेकते हैं। यहाँ पे मान लो अपने हाथ सेके, तो अब हम देखेंगे हाथ हमारे मोमबत्ती के ऊपर है,
ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है। तो अब जैसे यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है तो इसके पास जो वायु के या नमी के जो कण होंगे, ए मोमबत्ती से ऊर्जा ले लेंगे, ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है, और इनमें क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी। और मोमबत्ती से यहाँ पे जैसे ही ऊर्जा लेंगे तो ये कण कैसे हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, और हल्के होने के कारण कण ऊपर उठेंगे, और ऊपर उठ के ये हमारे हाथ के संपर्क में आएंगे, और ये जैसे ही गर्म कण हमारे हाथ के संपर्क में आते हैं तो हमें गर्माहट फील होती है। यही फिर उसके बाद दूसरे कण यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरे कण आने के बाद जैसे ही इसके संपर्क में आएंगे वो कण गर्म हो जाएंगे, गर्म होने के कारण हल्के हो जाएंगे, फिर वो हमारे हाथ के टच में होंगे, वस्तु हमें गर्म लगेगी। तो हुआ क्या, कण हल्के होते गए, ऊपर उठते गए, भारी कण नीचे आते गए। तो अब एक बात बताओ, इस सिचुएशन में कि अणुओं का स्थान परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है। पहले कण ये नीचे था, फिर इसने क्या किया, यहाँ से ऊर्जा ली, हल्का हुआ, ऊपर उठा और हाथ के टच में आया। तो इस स्थिति में अणु का स्थान परिवर्तित हुआ। तो यह विधि क्या उनसी विधि कहलाती है, संवहन विधि, कन्वेक्शन विधि, कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणु का स्थान परिवर्तित होता है उसे हम कहते हैं संवहन विधि। इसको आप एक उदाहरण समझ सकते हो कि जैसे अगर फ्रीज वगैरह होते हैं, उनमें फ्रीजर पेटी का कभी आपने देखा है ऊपर लगाई जाती है। आजकल जो फ्रीज आ गए उनमें तो इलेक्ट्रिक सिस्टम अलग आने लग गया, लेकिन पहले जो फ्रीज आते हैं उनमें फ्रीजर पेटी का ऊपर लगाई जाती थी। ऐसा क्यों करते थे? बहुत सिंपल सा रीजन होता था कि उसमें जो पहले कंप्रेशर आता है नीचे होता था। कभी फ्रीज को टच करके देखना साइड की दीवारों पे, आपको गर्म फील होगा। होता क्या था, कंप्रेशर के कारण जो नीचे अपना सब्जी वगैरह रखने की जो जगह होती थी, वहां से की वायु क्या हो जाती थी, गर्माहट पाके हल्के, उसके कण क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते। हल्के होने के कारण वो कण ऊपर उठते थे, तो फ्रीजर पेटिका से जैसे ही टकराते तो ठंडे हो जाते, और ठंडे होने के कारण वो नीचे आते और वहां पर रखे हुए सामान को ही सुरक्षा करते थे, उस जगह को ठंडा कर देते। इसीलिए फ्रीजर पेटिका को हमेशा ऊपर लगाया जाता है। वो संवहन विधि पर आधारित एक घटना है, ठीक है। तो वायु मतलब कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान परिवर्तित करता है उसे हम कहते हैं संवहन विधि कहते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणु का स्थान परिवर्तित होता है, कौन सी विधि, उसे क्या कहते हैं, संवहन, चालन, और कोई ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए संवहन। हालांकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होने के बाद इसमें आए हुए जो आपके दिल्ली पुलिस और पटवार में जो भी उष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो अपन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे, और आने वाले जो क्वेश्चन बनने की संभावना है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लगभग आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आती है आपकी तीसरी विधि, विकिरण विधि। तो विकिरण विधि बहुत सिंपल सी मैटर है, सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो विकिरणों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है वो कौन सी विधि होती है, विकिरण विधि। इसका एक सिंपल सा उदाहरण होता है, जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में दिन के टाइम रेत बहुत गर्म हो जाती है, और रात्रि के टाइम जितनी गर्म होती है वो रेत उतनी ही ठंडी हो जाती है। इट मीन्स वो रेत जितनी विकिरणों को अवशोषित करती है, ठंड होने पर उतनी ही किरणों को क्या कर देती है, वो परावर्तित कर देती है। तो वो किस पर आधारित है, घटना है, विकिरण विधि पर आधारित घटना है। तो ऊष्मा का संचरण निम्न तीनों विधियों से होता है। जब हम इसके बारे में कल इसके जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उन क्वेश्चनों पे आएगा कि भाई जैसे अगर हम देखते हैं कि प्रेशर कुकर में अगर खाना बनाया जाए तो खाना जल्दी क्यों बन जाता है, रीज़न कि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। कि क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। मिट्टी के घड़े में पानी जल्दी ठंडी हो जाता है। अगर किसी स्टील के घड़े में पानी रखा आपने और एक मिट्टी के घड़े में पानी रखा तो वो पानी ज़्यादा ठंडी रहा, तो इसमें कारण क्या है, गलनांक बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया। क्या हुआ, कौन सी घटना हो गई, उसमें संचरण विधि लागू हो गई, चालन विधि लागू हो गई, कौन सी विधि। तो उसमें मिट्टी का जो घड़ा होता है, इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों हो जाता है, वरना हम इसके बारे में कल आज से डिस्कस करेंगे। तो ये ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ थी, ठीक है। बाकी हम इसके आज ऊष्मा के आधारित जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका हम कल मिलते हैं इसी से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।